कुछ देर के बाद साहिल को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे आवाज़ लगा रहा हो। साहिल बहुत गहरी नींद में था। उसने नींद में ही उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश की तो वो समझ गया कि वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी की दोस्त हैरी की आवाज़ थी। साहिल ने अचानक अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके बेड के बगल में हैरी खड़ा हुआ था। थैंक गॉड साहिल, तेरी नींद टूट गई। तुझे पता नहीं कि मैं कितनी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ। साहिल अचानक उठकर खड़ा हो गया और वह हक्का बक्का इधर उधर देखने लगा। उसे याद आया कि कुछ देर पहले उसने छत से छलांग लगाई थी, मगर ये क्या, वो उसी कमरे में मौजूद था जिस कमरे में वह रात में सोया था। वह हैरत के आलम में हैरी की तरफ देखने लगा। हैरी उसकी हरकत को बहुत गौर से देख रहा था। हैरी ने बहुत गौर से देखते हुए बहुत धीरे से साहिल की तरफ देखकर कहा, कुछ देर पहले जब मेरी आंख खुली थी तब भी मैं इसी तरह से उधर उधर हैरत भरे अंदाज में देख रहा था। जब मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया तो तब मैंने तुझे उठाया। हैरी की बात सुनकर साहिल हैरी को सवालिया नज़रों से देखने लगा और उसने सवाल भरे अंदाज में हैरी की तरफ देखकर कहा, हैरी, मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि मैं अपने घर पहुंच गया हूं और तू भी मेरे साथ है। साहिल ने आहिस्ता आहिस्ता हैरत के आलम में हैरी से अपना सपना बयां करने को कहा। साहिल हैरी की एक एक बात को बहुत गौर से सुनने लगा। कुछ देर के बाद साहिल खामोश हो गया। वह कमरे के उधर उधर चहलकदमी करने लगा, मानो कि जैसे उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा हो। हैरी ने साहिल की तरफ देखकर कहा, तुझे पता है साहिल, तू जिस सपने का बयां कर रहा है हूबहू ठीक वही मैंने भी देखा है। जैसे ही हैरी ने यह अल्फाज बोले साहिल के मानो होश उड़ गए। वह हक्का बक्का हैरी की तरफ देखने लगा। क्या बात कर रहा है तू यार, तूने भी वही सपना देखा जो मैंने देखा था। मेरा दोस्त हूबहू बिल्कुल यही सपना, जिस तरह तू इस सपने से परेशान होकर कमरे में इधर उधर देख रहा था, ठीक उसी तरह से मैं भी उधर उधर देख रहा था। जिस तरह सपने में पीर बाबा नाम के शख्स ने छत से कूदने के लिए तुझे कहा था, हूबहू मेरे सपने में मेरे साथ भी यही हुआ। साहिल, मैंने भी वही सपना देखा था। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम दोनों के साथ ये हो क्या रहा। सही मायनों में अब मुझे वाकई में डर लग रहा है। मुझे लगता है साहिल, हम दोनों किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तुझे एक बात पूछूं? हैरी बोलते हुए अचानक खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगा और उसने उसी बेबसी के आलम में साहिल की तरफ देखकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं साहिल कि हम उस एक्सीडेंट के बाद मर गए हों? क्या बकवास कर रहा तू? ऐसा कुछ नहीं है, यह तो कोई और ही चक्कर लगता है। साहिल हैरी से यह बात कह ही रहा था कि तभी अचानक उन दोनों के कानों में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। साहिल और हैरी खामोश हो गए। साहिल ने जाकर दरवाज़ा खोला। साहिल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसके सामने ठीक लाइबा खड़ी हुई थी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। साहिल ने देखा वह एक ब्लैक कलर की नाइटी पहने हुई थी। वो कयामत ढा रही थी। पता नहीं क्यों इस बार साहिल लाइबा का चेहरा देखकर एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। कुछ देर पहले उसके साथ क्या घटना घटी थी। साहिल लाइबा को बहुत गौर से देखे जा रहा था। उसके दिल के अंदर अजीब सी हरकत हो रही थी। वो साहिल इस चीज़ को खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर आज लाइबा के चेहरे में आज उसे क्या कशिश नजर आ रही थी जो उसे उसकी ओर खींचने को मजबूर कर रही थी। हैरी साहिल को बहुत गौर से देख रहा था, मगर उसने साहिल से उस वक्त कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। साहिल जो लाइबा को बहुत गौर से देख रहा था, तभी उसके कानों में लाइबा की आवाज़ टकराई और साहिल होश में आया। तुम एक काम करो साहिल, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। मेरा भाई खाने की टेबल पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, और अगर यूँ कहा जाए हम दोनों तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है साहिल तुम कितनी देर तक सोए हो। हमने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि मैं जानती थी कि तुम बहुत थके हुए हो। इतना कहकर लाइबा वहाँ से चली गई। उस साहिल उसे जाता हुआ देखता रहा। तभी उसके कानों में हैरी की आवाज़ सुनाई दी, अब बस कर यार, क्या करेगा? तुझे क्या हो रहा है? तुझे याद भी है कुछ देर पहले हम लोगों के साथ क्या घटना घटी है और तू उस लड़की को ताड़े जा रहा था। मुझे तो अब इस लड़की से डर लग रहा है, लेकिन तेरी तो नज़रें कुछ और ही बयां कर रही है। हैरी की बात सुनकर साहिल मानो फिर होश में आ गया। वह धीरे धीरे कदमों से हैरी के पास चलता हुआ आकर कहने लगा, पता नहीं यार क्यों आज जब मैंने लाइबा को देखा तो मैंने खुद को उसकी ओर खिंचते हुए पाया। आज उसके चेहरे में मुझे एक अजीब सी कशिश नज़र आ रही थी जो मुझे कुछ अजब की फीलिंग दे रही थी। कैसी फीलिंग? मैं उसे शब्दों में बयां तो नहीं कर सकता, पर इतना कह सकता हूँ आज मुझे देखकर उसे ऐसा लगा जैसे कि मैं उसे बरसों से जानता हूँ। बकवास बंद कर साहिल, मुझे तो लगता है इस लड़की का जादू है तेरे ऊपर चढ़ गया। हमें इसके भाई से मिलकर जल्दी से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। तूने क्या एक बात नोट की? कौन सी बात? यह कि आज ये लड़की तुझसे कितना बेतकल्लुफ़ होकर बात कर रही है। क्या तुझे ये बात अजीब नहीं लगती? अरे यार, कल मैंने ही तो उसे कहा था कि मेरा एक नाम भी है, तो शायद आज तो उसने मेरा नाम लेकर ही बात कर रही है। मुझे लगता है कि साहिल तेरा दिमाग खिसक गया है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और तू क्या समझ रहा है? मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यह लड़की एक रात में तुझसे इतनी बेतकल्लुफ़ कैसे हो सकती है? हैरी की बात सुनकर साहिल खामोश हो गया। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद वो हैरी की तरफ देखकर कहने लगा, अब जो भी होगा देखते हैं। कुछ खबर मिली मोहनलाल? नहीं नादिया जी, कुछ खबर नहीं। रोड पर उनकी गाड़ी मिली है, वो भी बहुत बुरी हालत में, लेकिन साहिल और उसका दोस्त वहाँ से गायब है। फिक्र ना करें, मेरा दिल कहता है कि वो लोग सही सलामत होंगे।
क्या बताऊँ मोहनलाल, इस लड़के को मैंने कितना मना किया है कि रात के सफ़र मत किया करो, लेकिन इस लड़के ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा दिल बैठा जा रहा है। नादिया खान के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी और उनकी आंखों में आंसू भी थे। नादिया खान का गांव में अच्छा खासा दबदबा था। गांव में सबसे अच्छे हालात उन्हीं के थे। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था, मगर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उनकी सिर्फ एक ही औलाद थी, साहिल, जो शहर में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और वो कॉलेज की छुट्टियों में अपने दोस्त हैरी के साथ पुलवा गांव आ रहा था। पुलवा गांव साहिल के गांव का नाम था। नादिया खान ने साहिल से मना किया था कि यहाँ का मौसम सही नहीं चल रहा, तो वो रात में नहाकर दिन में आए, मगर साहिल की गाड़ी अचानक कहीं खराब हो गई थी और इसी वजह से उसे घर आते आते रात हो गई। तुमने कहाँ तक देखा? मैं और गांव वाले इस इलाके को पूरा चक्कर लगाकर आए, मगर वहाँ पर कोई नहीं मिला। साहिल को लापता हुए पूरे 12 घंटे हो चुके हैं। एक तो यह रात बड़ी मुश्किल से कटी और इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं। आप घबराएं नहीं, मैंने कोतवाल साहब को खबर दे दी है। कोतवाल साहब ने कहा है कि वहाँ पर पूरी तरह से तलाश जारी है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन लोगों को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। आखिर वो लोग कहाँ जा सकते हैं? नादिया खान के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो पूरी रात नहीं सोई थी। आखिर सो भी कैसे सकती थी? उनका जवान बेटा कल रात से लापता था। मोहनलाल, तुम मेरे बरसों पुराने मुलाजिम हो और वफादार भी। मेरा एक काम करोगे? जी क्यों नहीं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर थोड़ी ऊंचाई पर एक घर है, तुम वहाँ घर पर चले जाओ। वहाँ तुम्हें पीर बाबा मिलेंगे, तुम उनको यहाँ लेकर आओ। और सुनो, वो बहुत पहुँची हुई हस्ती है, अब सिर्फ वो ही बता सकते हैं कि मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। जाओ, तुम इसी वक्त जाओ। मगर मुझे तो अभी कोतवाल साहब ने बुलाया है, मुझे उनसे भी मिलने जाना है। मोहनलाल ने ऐसा कहा। उनसे बाद में मिल लेना, पहले पीर बाबा को लेकर आओ। कोतवाल साहब से मैं मिल लूँगी। तुम्हारा सबसे पहला काम यह है कि तुम पीर बाबा को यहाँ लेकर आओ, जैसी आपकी मर्जी। थोड़ी देर बाद मोहनलाल पीर बाबा के घर के सामने खड़ा था। मोहनलाल ने देखा कि आसपास दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। इंसान का नामो निशान मौजूद नहीं था। सामने एक नहर बह रही थी और उसके सामने वो घर था। मोहनलाल ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ मोहनलाल, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। आने में काफ़ी देर लगा दी, तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। मोहनलाल हैरत में पड़ गया और उसने उसी हैरत में दरवाज़ा खोल दिया। मोहनलाल के सामने एक शख्स बैठा हुआ था जो बूढ़ा हो चुका था, मगर उसकी सफ़ेद मोटी सुर्खी कलाइयाँ यह बयां कर रही थी कि उनके बदन पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा था। चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद बाल, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसे मत देखो मोहनलाल, क्या आप मुझे जानते हैं पीर बाबा? पीर बाबा यह सुनकर मुस्कुरा दिए। चलो तुम्हारी मालकिन के घर चलते हैं। मोहनलाल ने अदब से गर्दन झुका ली। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि नादिया खान ने सख्त हिदायत दी थी कि पीर बाबा से कोई सवाल मत करना और उन्हें बहुत अदब और के साथ यहाँ पर लाना। थोड़ी देर बाद पीर बाबा नादिया खान की हवेली पर थे। पीर बाबा अलग कमरे में बैठे हुए थे। उन्होंने मोहनलाल से कहा, जाओ नादिया खान को यहीं बुला कर ले आओ। मोहनलाल चुपचाप वहाँ से नादिया खान के पास चला गया। मैं उन्हें ले आया हूँ, उसी कमरे में आपसे बात करना चाहते हैं। वो हमेशा उसी कमरे में मुझसे बात करते हैं। मतलब क्या वो पहले भी आ चुके हैं? तुम नहीं जानते मोहनलाल, पर अभी सवाल करने का वक्त नहीं है। थोड़ी देर के बाद नादिया खान पीर बाबा के सामने बैठी हुई थी। पीर बाबा, मेरा बेटा और उसका दोस्त कल से घर नहीं आया। मैं बहुत परेशान हूँ। हम लोगों ने उस जगह की सारी छानबीन कर ली, मगर वहाँ पर उन लोगों का नामो निशान नहीं मिला। शहर से मेरा बेटा और उसके दोस्त दोनों आ रहे थे। सड़क पर उनकी गाड़ी मिली है, वो भी बहुत बुरी हालत में, मगर वो दोनों नहीं मिले। वो दोनों लापता है। पुलिस छानबीन कर रही है, मगर मैं नहीं जानती कि पुलिस काम करेगी या नहीं। आप ही कुछ कर सकते हैं। आपने हमेशा खानदान को हर मुसीबत से बचाया है। तुम्हारा बेटा रात के वक्त क्यों आ रहा था? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि पुलवा गांव की सीमा के अंदर रात में आना मना है? तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो ना। जाने कितने लोग लापता हुए और उनकी लाशें वीरान खंडरों में मिलती है। मैंने उसे बहुत समझाया था पीर बाबा, मगर वह नहीं माना। आज के ज़माने के लड़के हैं ना, नहीं मानते। आप ही कुछ बताओ, मैं क्या करूँ? आपने हमेशा हमारे खानदान की मदद की है, हमें हर खतरे से आगाह किया है। आगाह तो मैंने तुम्हें किया था नादिया खान, मगर तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी बात नहीं मानी और मुसीबत में फंस गया। मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानता हूँ। तुम्हारा बेटा फंस गया है और साथ में उसका दोस्त भी। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा बेटा बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। उसे वहाँ से निकालना होगा। कहाँ से पीर बाबा? कहाँ है मेरा बेटा? ये सारी बातें मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के आने के बाद ही बता सकता हूँ। अभी बता दिया तो मुसीबत और बढ़ सकती है। घबराओ मत नादिया खान, तुम्हारा बेटा जिंदा है। वह दोनों अभी भी सही सलामत है। इस कायनात में कुदरत के बेशुमार राज छुपे हैं। इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम इंसानी अकेले नहीं रहते, बल्कि और भी बहुत सी मकल्लुफ़ यहाँ पर रहती है। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि वह भी तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हारे बेटे की थोड़ी सी मदद मैंने कर दी है, मगर उसे वह दरवाज़ा ढूंढना होगा। जब तक वह दरवाज़ा नहीं ढूंढेगा तब तक वह वहाँ से बाहर नहीं आ सकता।
मदद कर दी है? आपने क्या मदद कर दी है? वो दरवाज़ा? ये किस दरवाजे की बात कर रहे हैं आप पीर बाबा? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोहनलाल से रहा नहीं गया और वह पूछ बैठा, आपने उनकी मदद कैसे की पीर बाबा? मोहनलाल जो पीर बाबा के पास ही बैठा हुआ था, पीर बाबा ने मोहनलाल की तरफ देखकर मुस्कुराया। बेटा, जब तुम मुझे बुलाने आए थे तब मैं उनकी ही मदद कर रहा था, मगर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। कुछ चीज़ें छुपी हुई होनी चाहिए, जाहिर ना हो तो लोगों के लिए बेहतर होता है, इसलिए सवाल मत करना। पीर बाबा, अब आगे क्या होगा? घबराओ मत नादिया खान, मैं उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल लूँगा, मगर तुम्हें तैयार रहना होगा। तैयार रहना होगा? मैं कुछ समझी नहीं पीर बाबा। यही बात मैंने तुम्हारे बेटे से भी कही थी और तुमसे भी कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे वाक़या तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हें हैरत में डाल देंगे। मोहनलाल पीर बाबा को बड़ी गौर से देख रहा था। पीर बाबा यह कहते हुए मुस्कुरा रहे थे और इस वक्त मोहनलाल को उनकी मुस्कुराहट बहुत ही रहस्यमय लग रही थी।